नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम जो कि 21 जनवरी 2024 के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की पेडागोजी का ये हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। इसमें हमने सीटेट 2023 में आयोजित किए गए एग्ज़ाम्स में से टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये कक्षा 1 से 5 के लिए ही ये जो वीडियो है 1 से 5 के लिए है, सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। ये जो लोगों को मैथमेटिक्स अच्छे से आती है उनके लिए एक तरीके से मॉक टेस्ट का कार्य करेगा, और जिन लोगों को मैथ थोड़ा कम आ रही है उनकी मैथमेटिक्स में इम्प्रूव करने का भी कार्य करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो से शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं, और सभी क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली। 3 से 4 वीडियो अपलोड इस चैनल पे की जाती हैं, तो उनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 ठीक है लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों में जो वो कहता जा रहा है आप वैसा वैसा करते जाइए, आंसर आ जाएगा। जैसे किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 320, ठीक है। अब वो कह रहा है इनमें से 1/4 लड़कियां, 1/4 आपने लड़कियां निकाली, तो इसके लिए कट करेंगे, 4 से 320 को काटेंगे तो 80, तो 80 तो हो गई लड़कियां, ठीक है। और शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने आ जाएंगे आपके 320 टोटल स्टूडेंट थे, 80 लड़कियां हो गई, तो 240 आपके लड़के हो गए, ठीक है। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, यानी जो लड़कों की संख्या है 240, इसके 2/3 खिलाड़ी हैं, ठीक है। 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 80 दूनी 160, ठीक है। 160 हो गए खिलाड़ी। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है, तो देखो लड़कों की जो संख्या थी वो 240 निकल के आई थी। 320 टोटल खिलाड़ी थे, 80 लड़कियां आ गई, 320 में से 80 घटाया तो 240 लड़के आ गए, और जो खिलाड़ी हैं वो 2/3 है तो 160 हो गए, और जो खिलाड़ी नहीं है तो 240 में से 160 घटा दोगे तो जो खिलाड़ी नहीं है वो आ जाएंगे, यानी कि 80। तो इसका सही आंसर होगा 80। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। तो एक समकोण 90 डिग्री का होता है, वो कह रहा है 4 समकोण पहले, तो 4 गुणा 90 बराबर हो गया 360, ठीक है। और 2/3 समकोणों में 2/3 2/3 गुणा 90, तो 30 3 90 और 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, टोटल हो गया 420। अब वो कह रहा है 395 से कितना अधिक है, तो 420 में 395 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना हुआ 25, तो 25 अधिक है, तो सही आंसर होगा इसका 25। इस तरीके के प्रश्न 1 से 2 हर बार पूछे गए हैं। मैंने वही प्रश्न उठाए हैं जो हर बार 1-2 प्रश्न इनसे पूछा जाता है, तो इनकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे निकाले गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए CPD, ये नया और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 स्टार लगा लीजिए कम से कम के लिए। CDP जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD क्या है, इसका जो सही आंसर है CPD क्या है, वो है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस बार के लिए। CPD क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। ध्यान रखिए जो सविता है वो 9:30 पर विद्यालय पहुंचती है, ठीक है, 9:30 AM, ठीक है। 9:30 एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि सविता का जो टाइम था वो था 9:15 पे पहुंची, ठीक है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी कि उसका जो सहकर्मी है वो 9:45 पे आया होगा, तभी तो वह आधा घंटा पहले पहुंची, ठीक है।
जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंचा है। यानी कि जो ये सहकर्मी 9:45 पे पहुंचा, वह अपनी गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंचा। यानी उसे पहुंचना कितने बजे चाहिए था, इसमें से 35 मिनट घटा दो, ठीक है, 35 मिनट इसमें से घटा दो तो वो पहुंचना चाहिए था 9:10 पे, ठीक है। इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है, तो इस गोष्ठी का निर्धारित समय कितना हो गया, 9:10, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और साथ साथ करते जाइए तो आप बहुत आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। यानी 440 प्लस 25 बराबर 465 है, ठीक है, डिग्रियों की संख्या। अब ये समकोणों की बात कर रहा है, सब में समकोणों की बात कर रहा है। मैंने कहा समकोण एक जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो 465 को हम 90 से भाग दे लें तो ये कितना होगा, लगभग आएगा ये, अगर हम भाग करेंगे तो अगर इसको भाग कर लें तो 5×45, ठीक है। एक तो हो गया 5×45 प्लस 15 बच जाएगा, तो जो कितना आया ये 9, कम से कम सॉरी 9×5 = 45, ये 5, ठीक है, 5 बार जाएंगे तो 445 प्लस 15 बच जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 5 समकोण और 15 मतलब 90 का 1/6 भाग, ठीक है। 15 के लिए क्या लिखेंगे, 90 का 1/6 भाग, तो 1/6 हो गया। तो सही आंसर होगा चौथा, क्योंकि ये कह रहा है कि 440 से 25 अधिक है, तो 440 प्लस 25 हो गया 465, और कह रहा है वो कितने के बराबर होगा, चूंकि समकोण की बात कर रहा है तो 90 से भाग करेंगे। जब 465 को 90 से भाग करेंगे तो आएगा 5 बार तो पूरा जाएगा, 15 शेष बचेंगे, तो 5 तो पूरे पूरे समकोण हो गए और 15 शेष बचे, यानी कि 90 का 1/6, तो 1/6 भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि गुणनफल 101 203 गुणा में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम इतना प्राप्त हो सके। बहुत सरल क्वेश्चन है, 101 गुणा 203 को आप गुणा करेंगे, आपका होमवर्क है, आएगा ये 20,503, ठीक है। गुणा करना बहुत आसान है, गुणा का कई आइडिया होते हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, हो गया। अब इसमें क्या करना है कि परिणाम इतना प्राप्त हो सके, तो 20,614 में से 20,503 को घटा दो, भाई तभी तो इतना प्राप्त होगा। ये घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 111, ठीक है। ये गुणा भाग कर लेना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। जो देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। यानी कि छोटा से बड़े क्रम में अगर व्यवस्थित कर रहे हैं, कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। देखिए 0.88 ये पहला सबसे छोटा है, पहले ये आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा आपका 8.008, ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद ये आएगा कि 8.08, ये तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा, इसके बाद ये आएगा 8.80, और सबसे बड़ा कौन सा आएगा 8.808, ठीक है। तो जो सबसे तीसरे नंबर का पूछा है, तो तीसरे 1 2 3 यानी कि 8.08, तो पहला आंसर सही होगा 8.08। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, में यदि एक संख्या है 98989898 को 98 से डिवाइड करेंगे तो कितना भागफल आएगा, 989898 और 98 को 98 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। देखिए 98 से डिवाइड करेंगे तो 98 बन जा 98, या 98 मतलब 98 एकम 98, ऐसे समझिए, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, दो संख्याएं उतारेंगे 98, ठीक है। तो 90, अब दो संख्याएं उतारी तो पहले एक 0 लगा लेंगे, और 98 एकम 98, फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस तरीके से आंसर आएगा। हम यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे पहला आंसर लगा लेते हैं, जबकि जब दो संख्याएं लगातार उतारते हैं तो पहले एक 0 लगा लेते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस तरीके के सवालों का 101001, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर देखिए, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न में से विभाजित किया जाए। देखो 1 से विभाजित करोगे तो भागफल आ जाएगा, 0 से विभाजित करने पर भागफल नहीं आता है, क्योंकि कोई संख्या हो, मान लीजिए कोई संख्या है और उसके लिए अगर हम 0 से डिवाइड करें तो एक संख्या आती है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित, जिसको आज तक परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी 0 से किसी संख्या को विभाजित करने पर उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर होगा 2, दूसरा इसका 0। 10 नंबर देखिए, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या किससे विभाजित होगी। ध्यान रखिए, कोई अगर किसी योगफल 3 का गुणज है, जैसे 6, 9, 12, 15, 18, कोई भी ऐसी संख्या हो, तो 100% वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो 3 से विभाजित हो जाएगी। 11 नंबर है, 5 और 1 इकाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 5 और 1 तिहाई, सॉरी, तो 5 और समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रकृति के हैं, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। और ये प्रश्न एक जरूर आएगा सीटेट एग्जाम में। तो 5 और 1 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो जो 5 समकोण हो गए तो 5 गुणा 90, समकोण 90 अंश का होता है तो 450। ठीक है, फिर कह रहा है 1 तिहाई समकोण 1/3 गुणा 90। ठीक है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो ये हो गया 30, और 450 को में 30 जोड़ेंगे तो 480। तो सही आंसर होगा तीसरा 480। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये कथन किसका है। ऑप्शन है चार्ल्स फोलिया, डेविड व्हीलर, हेनरी पोइनकेयर, श्रीनिवास रामानुज। ठीक है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा याद कर लीजिए कि बहुत सारी गणित जानने की बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये कथन है डेविड व्हीलर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। एक बात ध्यान रखिए, जो निपुण भारत मिशन है इसका लक्ष्य जो है 2025 तक बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना है, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान और भाषा कौशल। ठीक है, और निपुण भारत मिशन 2 ही सब्जेक्ट्स के लिए है, एक ध्यान रखिए भाषा और दूसरा है गणित। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है, ऑप्शन देखिए, गणितीय चिंतन का विकास, संख्याओं को पढ़ना और लिखना, आकृतियों का आरेखन, दैनिक जीवन में मापन करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, गणितीय चिंतन का विकास। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जाता है। जो अभी था निपुण लक्ष्य का उद्देश्य है गणितीय चिंतन का विकास गणित भाषा में, तो वो कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने, दिए गए सूत्रों के आधार पर या सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करना, श्याम पट पर पहाड़े लिखना, पर्यावरण से चित्रांश बनाना या चित्र आदि बनाना सीखना। तो इसका सही आंसर है बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलना। ठीक है, बच्चों के साथ एक्टिविटी के द्वारा सीखना। ठीक है, एक्टिविटी के द्वारा सीखना या खेल खेल में सीखना, यही क्या है, गणितीय चिंतन का विकास है। 15 नंबर देखिए, 75707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल है। जितने भी 7 आए हैं तो 75707, पहले 7 का स्थानीय मान 7 एकम 7 हो जाएगा, तीसरे स्थानीय का मान 7 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, 100 से गुणा कर देंगे तो ये 700 हो जाएगा, और इस वाले का कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 7 में 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70,000। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, तो कितना होगा, 70,707 लिख लीजिए, 70,707। और वैसे भी ये ध्यान रखना है, जब सारे 7 का पूछा था स्थानीय मान, तो जहाँ जहाँ और संख्या थी वहाँ 0 लिख देते तो 70707 हो जाता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 70707। 16 नंबर है, दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्याएं लुप्त हैं वो आपको बतानी है।
ठीक है, ये एक पैटर्न दिया है। अब कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखिए आप इस पैटर्न को। अगर जीरो में 1 जोड़ा जाए तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और इस 1 में ये 1 जोड़ा जाए 2 आ जाएगा, इस 1 में 2 जोड़ा जाए ये 3 आ जाएगा, इस 2 में 3 जोड़ा जाए ये 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ा जाए तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक पिछली एक अगली दो संख्याओं का जोड़ निकाला जा रहा है। तो अगर हम 5 और 8 को जोड़ दें तो यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है, और 13 और 21 को जोड़ें तब कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है। तो अब अगली संख्या क्या होगी, 21 और 34 का जोड़, तो 5 और 5 55 हो जाएगा, ठीक है, और 55 में 34 जोड़ेंगे तब 89 आ जाएगा। तो दो संख्याएं जो निकालनी थी वो 13 और 55, तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, ठीक है। तो इसका बुनियादी जो संख्या ज्ञान है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, शीघ्रता से सटीक परिकलन करना, संख्या बोध का विकास करना, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की अच्छी समझ, गणना के लिए कौशल का विकास करना। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा, संख्या बोध का विकास करना, ठीक है। क्योंकि संख्या बोध का, बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, उसको आत्मसात करना, बच्चा ये जानता हो कि ये 2 है तो 2 का मतलब 2 चीजें होता है, ठीक है। वो ये ना समझे कि सिर्फ 2 एक नंबर होता है, वो उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर पा रहा हो, संख्या बोध का विकास हो रहा हो, ठीक है। तो ये बुनियादी संख्या ज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग किसकी ओर बढ़ने में सहायता देता है। ऑप्शंस हैं जटिल से सरल अवधारणाओं, मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं, औपचारिक से अनौपचारिक अवधारणाओं, अमूर्त से मूर्त अवधारणाओं। तो देखिए जो मैथमेटिक्स है उसका एक रूल है कि वो मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, एक सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। मूर्त वो चीजें होती हैं जो ठोस चीजें होती हैं जो हमें सामने दिखाई देती हैं, अमूर्त वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमारे मन मस्तिष्क में कल्पनाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं। तो हमारा जो शिक्षक का कर्तव्य होता है वो होता है ठोस वस्तुएं या जो दिखाई दे रही वस्तुएं होती हैं उनसे उस चेतना की ओर ले जाना कि वो कल्पना शक्ति का विकास कर सके। तो सही आंसर होगा मूर्त से अमूर्त धारणाओं की ओर। ये गणित का शिक्षण सूत्र भी है तो इसको जरूर याद कर लीजिए, मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं की ओर। 19 नंबर देखिए, गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में गणित में कौन कौन सी युक्तियों का सम्मिलित है, क्या कर सकते हैं, अंतर्ज्ञान और प्रयोग, कंठस्थ करना प्रक्रियात्मक प्रभाव, अवलोकन और प्रयोग, तर्कना यानी कि रीजनिंग या लॉजिकल और पैटर्न बनाना। देखिए अंतर्ज्ञान और प्रयोग, ये प्रयोग जो होता है वो ज्यादातर का साइंस का विषय है, ठीक है। कंठस्थ करना मैथ में कभी याद करने की बात नहीं होती, अवलोकन और प्रयोग साइंस या किसी और विषय में होता है। मैथमेटिक्स किस पे आधारित होती है, लॉजिक पे या रीजनिंग पे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, लॉजिकल और पैटर्न बनाना, जो कि अभी एक प्रश्न था जैसे पैटर्न का या रीजनिंग का, तो रीजनिंग और पैटर्न मैथमेटिक्स में इंक्लूड होती है। तो इसका सही आंसर यही होगा कि रीजनिंग यानी कि तर्कना यानी विवेचन और पैटर्न बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। देखिए दो कोई भी सम संख्याएं हो उनका योगफल हमेशा एक सम संख्या होता है, ये ध्यान रखिए, और दो विषम संख्याएं हो उनका योगफल हमेशा एक सम संख्या होता है, और दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा फिर एक सम संख्या होगा, जैसा कि हमने पहले बताया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, सदैव सम संख्या, ठीक है। जैसे दो, इसको ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 21 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के गणितीय चिंतन को दर्शाता है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार कौन सा गणितीय चिंतन को दर्शाता है। ऑप्शन है, गणितीय अवधारणाओं की सटीक परिभाषा देने की योग्यता,
सही सूत्रों को याद रखने की योग्यता, शीघ्र गणना करने की योग्यता, गणितीय प्रक्रिया नियमों को समझने की योग्यता। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है गणितीय प्रक्रिया नियमों को समझने की योग्यता। जैसा कि अभी हमने एक प्रश्न देखा था संख्या बोध, ठीक है, इसी तरीके का एक और प्रश्न था तर्कना यानी कि रीजनिंग को समझना, पैटर्न को समझना, लॉजिक को समझना। तो इसमें जो और ऑप्शन थे वो देखिए गणितीय अवधारणाओं को सटीक परिभाषा देनी, परिभाषा की जरूरत नहीं है इसमें, बल्कि चीज को समझ हमें आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। मैथमेटिक्स में सूत्रों को याद रखना ये बिल्कुल गलत है, मैथ याद या रटी नहीं जाती है। रटना तो अब किसी भी सब्जेक्ट में जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत रटना मना है, ठीक है। तो अगर रटने वाला या याद करने वाला कहीं कोई ऑप्शन दिखे तो वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में उस कभी भी सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो तो अपने आप गलत हो जाएगा। शीघ्र गणना करने की योग्यता, गणना करना ही एकमात्र मैथमेटिक्स पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। NCF के अनुसार जो गणितीय चिंतन है एक तरीके से वो क्या है, गणितीय प्रक्रिया के नियमों को समझना कि गणित कैसे चलती है, ठीक है, या गणित कैसे सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से गणित कला को समाहित करने का फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है? दृश्यीकरण में सहायता करना, गणित को वास्तविक दुनिया से जोड़ना, संस्कृति विरासत के लिए सम्मान पैदा करना, गणित में रटकर सीखने में सहायता करना। फिर आपको जो मैंने अभी बताया रटना आ जाए तो किसी सब्जेक्ट में तुरंत काट दीजिए, वो आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें नहीं वाला ही पूछा है तो यही आंसर सही हो जाएगा, गणित में रटकर सीखने में सहायता। अगर कभी भी गणित में रटना आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट में रटना शब्द आ जाए या याद करना आ जाए तो ध्यान रखिए वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। 23 देखिए, गुरदीप जो है एक कोई टीचर है या कुछ है, प्राथमिक गणित कक्षाओं में उपयोग हेतु गणित की एक किट विकसित करना चाहता है, उसे सम्मिलित करना चाहिए। क्या सम्मिलित करना चाहिए? एक मैथमेटिक्स की वो किट बनाना चाहता है, तो मैथमेटिक्स की किट कैसी होनी चाहिए? ठीक, दैनिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री, उच्च परिष्कृत साधन, केवल ICT आधारित सामग्री, महंगे ठोस या अमूर्त मॉडल। ध्यान रखना है यहाँ पर प्राथमिक के लिए बना रहा है। जब प्राथमिक के लिए बना रहा है तो देखिए सही आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैथमेटिक्स ऐसी होनी चाहिए जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री या प्रयुक्त चीज़ों से बननी चाहिए, ठीक है, और उनका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। उच्च परिष्कृत साधन नहीं होने चाहिए क्योंकि ये हायर स्टडी के लिए। केवल ICT पर आधारित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हायर स्टडी के लिए। ICT का प्रयोग होना चाहिए प्राथमिक में, लेकिन इसमें शब्द हो गया केवल ICT का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। महंगे ठोस अमूर्त मॉडल, महंगे मॉडल नहीं, क्योंकि ये TLM जो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है वो कबाड़ से जुगाड़ के थ्रू बनाई जाती है। सस्ती चीज़ों से अच्छा मटेरियल तैयार करना, और वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो जीवन में प्रयुक्त चीज़ें हैं उनके आसपास का हो, जिससे बच्चे आराम से कनेक्ट कर सके। तो सही आंसर होगा दैनिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रहेंगे? तो 32 बंदर थे, 32 केले थे और 6 लोगों में या 6 बंदरों में बांटना है, तो कितने केले शेष रहेंगे? जब भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 6 पंजे 30, तो जो शेष आएगा वो आएगा 2, तो 2 केले शेष रह जाएंगे। सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। खेत की लंबाई 120 मीटर है, खेत का परिमाप कितना होगा? ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार बना लीजिए इस पे। खेत की लंबाई कितनी है? चौड़ाई की 6 गुनी है। लंबाई इन्होंने दे रखी है, लंबाई को हम लिख लेते हैं L से 120 मीटर। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? ठीक है, बिट्स यानी कि B, वो कह रहा है 6 गुनी है लंबाई, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 6 से भाग कर दे, ठीक है भाई। लंबाई 120 मीटर है तो चौड़ाई की ये 6 गुनी है, यानी इसका 20 निकल आएगा, 20 मीटर, ठीक। यानी कि चौड़ाई, अब ठीक हो गया, सही से फिर से प्रश्न पढ़ें, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, तो उसकी चौड़ाई 20 मीटर आ गई, इसका 6 गुना लंबाई हो गया, 120 मीटर हो गई। तो खेत का परिमाप क्या है? आयताकार किसी आयत का परिमाप जो होता है, ठीक है, परिमाप जो होगा
वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, यानी कि 2 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, लंबाई लिखेंगे 120 प्लस चौड़ाई लिखेंगे 20 और ये आंसर हो जाएगा। कैसे? 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 गुणा 2। तो 140 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 280। तो 280 मीटर क्या हो जाएगा? परिमाप। तो सही आंसर होगा 280 मीटर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।